क्वेश्चन आपके दे रखा है एक वर्त पर हम कितनी स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं। तो देखो सवाल दो तरह का आता है, दोनों पर ही ध्यान रखना है, गलती मत कर देना। क्वेश्चन दो तरीके का आता है, एक तो आता है कि वर्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, और एक आता है वर्त पर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अब यहाँ लिखा है वर्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं आपको खींच सकते हो, आप बताना। आप स्पर्शरेखा मतलब होता है वर्त को टच करने वाली लाइन। जैसे अगर मैं मान लो यहाँ पर से लाइन बनाता हूँ, ये क्या हो गया, इसकी स्पर्शरेखा हो गई। केवल सर्कल को टच करना है, ये क्या हो गई आपके स्पर्शरेखा। और कितनी है भाई आपके, ये भी स्पर्शरेखा है, ये भी कितनी है आपके, ये भी स्पर्शरेखा है। तो आप मर्जी आए जितनी स्पर्शरेखा आप खींच सकते हो, जो सर्कल को केवल टच करके जा रही है, सर्कल के अंदर नहीं जा रही। तो यहाँ पर देखो एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ लिखा हुआ है कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर, अनंत लिखना है। क्या लिखना है भाई, ये चीज आपको और ध्यान रखनी है। अगर लिखा हुआ आ गया एक वर्त पर स्थित बिंदु, अगर यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ गया, एक वर्त पर स्थित किसी बिंदु से, वर्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं, किसी बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा खींचते हैं। मान लो कि एक पॉइंट लिया, कितना पॉइंट लिया, केवल एक पॉइंट, ये रहा एक पॉइंट, यहां से स्पर्शरेखा कितनी खींच सकते हैं। तो अगर मैं ये सर्कल लेता हूं, मान लो ये सर्कल, सर्कल का ये हो गया सेंटर और ये हो गई रेडियस, ये सर्कल है। मान होता क्या है कि स्पर्शरेखा के बीच में और ये त्रिज्या के बीच में कितना डिग्री कोण होता है, हमेशा 90 डिग्री, फिक्स 90 डिग्री का कोण होता है। और अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक बनाऊंगा, एक पॉइंट पर एक स्पर्शरेखा कितनी खींच सकते हैं बताओ, केवल एक, क्योंकि यहाँ पर कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री। स्पर्शरेखा ये भी एक ही कहलाती है, आप चाहे इधर बनाओ चाहे इधर बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाइन कितनी है, केवल एक। तो अगर क्वेश्चन में आ गया कि वर्त पर कितनी स्पर्श खींच सकते हैं, आप को लिखना है अनंत। अब बोल रहे कि वर्त पर स्थित किसी बिंदु से, एक बिंदु से एक ही बना सकते हैं, तो उसका उत्तर क्या होगा आपके, एक। दोनों का ध्यान रखना है कि वो उसमें बिंदु का नाम है या बिंदु का नाम नहीं है, दोनों का अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो एक बिंदु हो तो एक, और बिंदु के बारे में जिक्र ही नहीं है, सीधा लिख दिया कितनी खींच सकते हो, तो क्या लिखोगे, अनंत। ये ध्यान रखना है। किसी वर्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या, ये तो है भाई आपके वर्त की क्या हो गई है, त्रिज्या, जगह बोलते हैं हम आर, ये हो गई भी आपके त्रिज्या। और क्या बोला हुआ, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा और त्रिज्या, तो हम लेते हैं स्पर्श रेखा। ये है भी आपके स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य कितना डिग्री का कोण बनता है, हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये आपको आना चाहिए, त्रिज्या स्पर्श रेखा में कितना डिग्री कोण होता है, इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला 90 डिग्री। यदि एक बिंदु P, तो हम क्या लेते हैं, एक P बिंदु लेते हैं। ये बोल रहा है एक वर्त है, वर्त के बाहर एक बिंदु क्या है आपके, P है। ओ केंद्र है, केंद्र क्या है आपके, O। यहाँ पर जो केंद्र दे रखा है वो केंद्र का नाम क्या है आपके, O है, और P एक बाह्य बिंदु है। PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं, PA और PB ये दो क्या है आपके, स्पर्श रेखाएं दे रखे, टेंजेंट वो स्पर्श रेखा क्या दे रखी, स्पर्श रेखाएं। और स्पर्श रेखाओं के मध्य जो कोण है वो कितना डिग्री का है, 80 डिग्री की। तो स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण जो है वो दे रखा है आपके 80 डिग्री। तो बताना है कि AOB कोण क्या करो, हमें ज्ञात करना। ये वाला कोण कितना डिग्री हमें ज्ञात करना। हमेशा आमने सामने कोण जो कितना होता है, 180। आप ये भी लिख सकते हो कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा कितना डिग्री कोण होता है, 90 डिग्री। आप चाहो चतुर्भुज का प्रयोग कर सकते हो, एक चतुर्भुज है, इसके चारों कोणों जो कितना होता है 360, उसमें से भी घटाकर लिख सकते हो आप। या फिर डायरेक्ट लिख दो कि कोण AOB प्लस AOB प्लस कोण क्या हो गया अभी आपके, AOB ये हो गया, एक हो गया APB। इन दोनों का जो जोड़ है वो कितना होगा अभी आपके 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आप तो ऐसे भी कर सकते हो, ये दो कोण और इन दो कोणों को भी ले सकते हो, क्योंकि ये दोनों लेंगे तो फिर 180 और हो जाएगा। कितना हो जाएगा 360। चतुर्भुज के जिसकी 4 भुजाएं होती है उसके चारों कोणों में कितना होता है, 360 होता है। अब पता है कि अगर 2 90 है, 180 हो गया है, तो ये 180, तो ये भी कितना हो गया 180। आप चाहो तो चारों का नाम लिख सकते हो, आप चाहो तो दो का नाम भी लिख सकते हो। अब एक आपके दे रखा है 80 डिग्री, ये वाला कितना दे रखा है आपके 80 डिग्री, और हमें बताना है कि AOB का मान क्या होगा। उधर भेज दो, माइनस कर दो। AOB का मान आता है आपके 180 में से गया 80,
तो बताओ ए ओ बी कितना आएगा, 100 डिग्री। और देखो अगर यही 80 डिग्री यहाँ दिया हुआ होता और यहाँ ज्ञात करना तो भी नियम आपके यही लगता। कैसे करना है आपको सॉल्व। दो व्रत है, मतलब अलग अलग चार से लिए, चार में से आपको पता नहीं कौन सा आएगा, मैं कुछ कह नहीं सकता। इसने बोला है कि दो व्रत है जो एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, मतलब ये वाले, तो जरूरी नहीं है स्पर्श करे या दूर दूर हो या वर्त के अंदर वर्त हो, सब चीजें आपको आनी चाहिए। अब यहाँ लिखा हुआ है कि दो वर्त है जो आपस में एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, मतलब दोनों अंदर मिले हुए ऐसे स्पर्श कर रहे, टच कर रहे हैं अंदर जाकर उसको वर्त के। तो बताना है कि उसकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या बतानी। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, जो इसमें भी काम आए और इसमें भी काम आए। अब ये जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से उत्तर ये है। उसका उत्तर क्या है, देखो ध्यान, हमें क्या खींचनी है, स्पर्श रेखाएं खींचनी। हमें क्या खींचनी भाई, स्पर्श रेखा। जैसे मान लो ये रही, कितनी खींच सकते हैं हम, अधिक से अधिक कितनी खींच सकते हैं हमें, दो खींच सकते हैं। एक ये रही और एक आपकी ये जाए इधर, कितनी खींच सकते हैं भाई हम, दो। कितनी खींच सकते हैं हम, दो। हाँ सर, इससे ज्यादा होती नहीं कॉमन, मतलब जो इसको भी टच करे और इसको भी टच करे। अगर मैं और कहीं बनाऊंगा ना, जैसे मैंने यहाँ बना दी, इसको टच करे, इसको टच ही नहीं कर रही, दोनों को टच करना, दोनों को टच करेंगे, दोनों को स्पर्श करेंगे तो वो होती है। तो ये बोल रहा है दो वर्त आपस में दूसरे को काट रहे हैं या अंत स्पर्श कर रहे हैं, ये काट रहे हैं, तो इस पर कितनी बनेगी आपके, दो बनेगी। अगर क्वेश्चन आ जाता दो वर्त है जो एक दूसरे से अलग अलग है, एक अलग लिखा हुआ एक अलग बना हुआ, उनके बीच में कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक तो हो जाएगी ये वाली स्पर्श रेखा जो दोनों को टच कर रही है, एक ये हो जाएगी स्पर्श रेखा, एक ऐसे भी हो सकती है और एक ऐसे भी हो सकती है। कितनी खींच सकते हैं हम, अगर दो वर्त अलग अलग है कितनी खींच सकते हैं, चार। और वर्त को वर्त काट रहा है तो कितनी खींच सकते हैं, दो। और अगर वर्त को वर्त केवल टच कर रहा है आपस में, पूरा अंदर नहीं जा रहा है, केवल टच कर रहा है, यहाँ लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है दो वर्त आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, यहाँ लिखा हुआ आंतरिक रूप से स्पर्श, आंतरिक मतलब थोड़ा अंदर जाना है। और यहाँ अगर आंतरिक रूप लिखा हुआ नहीं होता, लिखा होता दो वर्त आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो बताना स्पर्श कितनी होगी। तो क्या हो जाएगी, देखो एक तो ये हो जाएगी, एक इधर हो जाएगी और एक इधर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, तीन। ये ध्यान रखना। और एक आ जाए कि दो, ये जो वर्त है इसको बोलते हैं सकेंद्रीय, इसको हम क्या बोलते हैं, सकेंद्रीय वर्त बोलते हैं। अगर सवाल में आ गया दो सकेंद्रीय वर्त, यहां पर इसकी जगह क्या लिखा हुआ जाए, सकेंद्रीय वर्त है। अब सकेंद्रीय आएगा तो फिर ये लाइन नहीं आएगी। आप सकेंद्रीय वर्त मतलब होता है केंद्र एक है तो वर्त कितने हो गए आपके, दो हो गए। ऐसा लिखा आ जाए दो सकेंद्रीय वर्त है, उनकी स्पर्श रेखाएं बतानी उभयनिष्ठ। अब उभयनिष्ठ का मतलब हो गया भी इसको टच करेगा, इसको टच नहीं करना है। ये देखो इसके लिए तो है स्पर्श रेखा, इसके लिए क्या हो गई, छेदन रेखा। ऐसी कोई रेखा नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, जीरो। क्या लिखोगे यहाँ पर, शून्य। इसका उत्तर कितना होगा आपके, चार। इसका उत्तर कितना होगा आपके, दो। इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, जीरो। अगर क्वेश्चन में आ जाए, अगर क्वेश्चन में आ गया कि दो वर्त है और दोनों आंतरिक रूप से मतलब एक दूसरे को टच कर रहे हैं, केवल केवल स्पर्श कर रहे हैं, एक तो होता है ना आंतरिक काटता है तो पूरा होता है, एक तो चित्र बना आज अच्छी बात है, मतलब ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा हुआ तो उसका उत्तर क्या होगा भाई आपके, एक। क्या होता है, एक। तो अब एक आएगा इस स्थिति में, दो आएगा ऐसे, तीन आएगा ऐसे, चार आएगा ऐसे और जीरो आएगा ऐसे। तो कौन सा पूछा है वो आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कोई व्रत है और व्रत की जो त्रिज्या है वो आपके दे रखी कितनी, 5 सेंटीमीटर, और स्पर्श रेखा दे रखी है और केंद्र से दूरी, तीन चीजें होती है आपकी, एक तो होती है त्रिज्या और एक होती है केंद्र से दूरी और एक होती है आपके स्पर्श रेखा। तीनों में से कोई भी एक पॉइंट आपके गायब होगा, वो आपको ज्ञात करना है। क्या दे रखा वो आपको देखना है, स्पर्श रेखा दे रखी है, केंद्र से दूरी दे रखी है, त्रिज्या दे रही, क्या दे रखा है, क्या आपको ज्ञात करना है, ये आपको आना चाहिए। हमेशा त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य कितना डिग्री कोण होता है, हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है, और 90 के सामने होता है वो होता है आपका कर्ण। अगर आपको कर्ण ज्ञात करना है तो नियम क्या होता है भाई आपके,
आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये नियम है। और ये क्यों नियम है, कारण क्या हो जाएगा इसका, पाइथागोरस प्रमेय, जो आपने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा होगा, क्लास 9 में पढ़ा होगा, 8 में भी था। ये हो गया आपके पाइथागोरस प्रमेय के कारण होता है। अब कर्ण मतलब ये दूरी, ये वाला दूरी कितनी दे रखी है आपके 13, ये दे रखी है अभी आपके 13 दे रखी, तो हम यहाँ लेते हैं 13। आधार मतलब होता है ये वाला त्रिज्या, वो कितनी दे रखी है आपके 5। और ये इसको बोलते हैं स्पर्शरेखा बोलते हैं, लंब बोलते हैं, कितना देर का भी आपके, ये वही नहीं है, याद करना है। तो हमें ए बी क्या करनी है, याद करनी है, ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो 13 का स्क्वायर मतलब होता है 13 इंटू 13, वो होता है आपके 169। और 5 का स्क्वायर होता है 5 में कितना होता है आपके 25, प्लस ये आ जाएगा आपके ए बी का स्क्वायर, उधर भेज दो। तो ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, 169 में से जाएगा भाई आपके 25। अब ये घटाओ उधर, बताओ घटा के क्या उत्तर आने वाला, घटाने पर 1 4 4 हट गया। इधर क्या लगने वाला है आपके, वर्गमूल लगने वाला। और किसका है वर्गमूल, 12 का। नहीं आता है ऐसा करके देख लेना, 140 देर का है, 2 का भाग कितनी बार जाएगा, आधा कर लो। फिर 72 का आधा, 36 36 का आधा, 18 18 का आधा, 9 9 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। जब उसका पैर बन रहा है ये बाहर, उसका जोड़ा बन रहा है, वो नंबर बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट लिखो, कि 2 दूनी 4 4 तिया 12, डायरेक्ट है तो डायरेक्ट लिखो, ये आ जाएगा स्पर्शरेखा की लंबाई। स्वागत आता था, जो ध्यान देना नहीं, ऐसा आएगा कि एक वर्त है और वर्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है आपके 5, और उसमें एक जीवा है, उसको बोलते हैं जीवा, ये है त्रिज्या। देखो उसको तो क्या बोलते हैं भाई, त्रिज्या बोलते हैं। हर एक का नाम आपको मालूम होना चाहिए, एक तो आनी चाहिए भाई त्रिज्या। त्रिज्या कितनी दे रखी है आपके 5, और ये है आपके केंद्र से दूरी, ये क्या कहलाती है, केंद्र से दूरी कहलाती है। और ये पूरी लाइन जो कहलाती है यहां से लगाकर यहां तक, इसको बोलते हैं जीवा। क्वेश्चन 2 तरीका आता है, एक तो आ गया कि एक वर्त है जिसकी त्रिज्या 5 है और केंद्र से दूरी कितनी है 3 है, 3 सेंटीमीटर, केंद्र से दूर 3 सेंटीमीटर जीवा की लंबाई क्या करो ज्ञात करो। एक तो आता है इस टाइप क्वेश्चन। एक आता है 2 वर्त है, कैसे वर्त है, सकेंद्रीय वर्त है। वो कैसे वर्त है, जिसके 2 वर्त है, सकेंद्रीय वर्त है, कि दोनों का केंद्र एक ही है। हमें ऐसी लंबाई, देखो एक की त्रिज्या तो दे रखी है 5, एक की त्रिज्या कितनी दे रखी है 3, और हमें ऐसी स्पर्शरेखा ज्ञात करनी है जो अंदर वाले के लिए तो क्या है स्पर्शरेखा है, और बाहर वाले के लिए क्या है जीवा, उसकी लंबाई ज्ञात करनी। तो उसने कैसे घुमा के पूछ ले आपसे कि 2 सकेंद्रीय वर्त कहते हैं, उनकी त्रिज्या का नाम भी दे दे, या ऐसा बोल दे एक त्रिज्या दे रखी है, केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूर जीवा की लंबाई क्या करनी है आपको ज्ञात करनी। तो यहाँ पर देखो जीवा और ये त्रिज्या के बीच में कौन होता है, हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है। सकेंद्रीय वर्त होता तो भी आप ऐसा ही लिखते, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच में कितना कोण होता है पर 90 डिग्री। नियम सेम लगना है, आपको पहले ऐसे याद करना पड़ेगा। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, अभी जो नियम बताया था आपको ये वाला बताया था ना, वो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर आना चाहिए। तो हम ले रहे हैं ये त्रिभुज, का नाम क्या है AOC त्रिभुज ले रहे हैं। तो ये हो गया भाई त्रिभुज आपका AOC त्रिभुज हो गया। इसमें देखो ये AC ज्ञात करना है, तो अगर आपको AC स्क्वायर ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, मतलब OA का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। केवल कर्ण ज्ञात करते हैं तो होती है जोड़, और ये दोनों ज्ञात करेंगे होगा आपके माइनस। बताओ कितना हो गया, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का होता है 25, 3 का होता है 9, घटाओ 16, ये हो गया आपके AC स्क्वायर। स्क्वायर हट गया, इधर क्या लग गया भाई आपके वर्गमूल, कितना आया। अगर ये आपका 4 है तो ये भी कितना रहेगा, और अगर आपको जीवा ज्ञात करनी है तो क्या करना पड़ेगा भाई, 4 का डबल कर दो, तो कितना होता है 8। एक वर्त के व्यास
वर्त है ये, वर्त का व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा है। देखो यहाँ ध्यान, जैसे ये आपके वर्त का व्यास है, ये केंद्र है, और ये क्या होता है, व्यास होता है। इधर भी त्रिज्या, इधर भी त्रिज्या, और पूरा क्या होता है, हमेशा आपके व्यास होता है, पूरा लाइन, जिसको हम बोलते हैं सबसे बड़ी जीवा को हम व्यास बोलते हैं। तो हम उस पर क्या खींच रहे हैं, स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं। स्पर्श रेखा खींचते हैं हमेशा क्या होता है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य कितना कोण होता है, हमेशा 90 डिग्री। इधर भी होता है आपके 90 डिग्री। तो ये जो स्पर्श रेखाएं हैं, एक वाली ये और एक ये वाली, ये दो स्पर्श रेखाएं जो दे रखी है, ये दोनों स्पर्श रेखा कैसे होती है, आपस में दूसरे समांतर होती है। क्या होती है, रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है। कैसे होती है भाई, समांतर, मतलब ऐसी रेखाएं जो कभी आपस में मिलेगी नहीं, उससे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम समांतर रेखाएं। जब भी आप व्यास पर खींचोगे स्पर्श रेखा तो हमेशा क्या होती है, समांतर। तो ये भी 90 डिग्री और ये भी, और ये क्या है, आपका अंत्य एकांतर कोण है। मान लो ये 1 डिग्री है, ये कोण नंबर 1 है, ये कोण नंबर 2 है, दोनों का मान बराबर है। और जिसके अंत्य एकांतर कोण, कोण ए का मान भी 90, कोण 2 का मान भी 90। जब भी एक कोण इधर का, एक कोण इधर का, कोई भी दो रेखाएं ऐसे हो, का एक इधर का और एक इधर का, दोनों कोण बराबर हो, रेखा हमेशा क्या होती है, समांतर। देखो एक इधर का बराबर, एक इधर का बराबर, तो रेखा क्या होती है, हमेशा समांतर होती है। इसमें देखो एक वर्त और वर्त की स्पर्श रेखा का जो उभयनिष्ठ बिंदु है वो क्या कहलाता है, देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला यहाँ पर, जैसे ये वर्त है और ये वर्त की क्या दे रखी है, स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पर दोनों आपस में जो मिल रहे हैं ना, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ये वाला पॉइंट, जहां पर दोनों आपस में मिल रहे हैं। एक तो है वर्त और एक वर्त की स्पर्श रेखा है, जो आपस में टच होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को, ये स्पर्श रेखा है और ये वर्त है। और यहाँ पर जो जिस पॉइंट पर ये मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं उसको, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। बाहर आ जाए तो बताना है, एक वर्त और स्पर्श रेखा के मध्य जिस बिंदु पर मिलती है स्पर्श रेखा, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। अब यहाँ देखो 7 सेमी त्रिज्या वाला एक वर्त है, 7 सेमी त्रिज्या वाला क्या दे रखा है, एक वर्त दे रखा है, का नाम है ओपी। और पी पर स्पर्श रेखा, पी पर, पी एक बिंदु हो गया, कौन सा वाला, स्पर्श बिंदु हो गया। पी पर एक स्पर्श रेखा खींची है, पी क्यू एक स्पर्श रेखा है, लिखा हो ना, पी क्यू क्या है, एक स्पर्श रेखा है। ये हो गई आपकी स्पर्श रेखा दे रखी, जो केंद्र ओ से जाने वाली रेखा से बिंदु क्यू पर, स्पर्श रेखा है, बिंदु क्यू पर मिलती है, मतलब इसको सही है ना, ओ क्यू से मिलती है। ओ क्यू है 25, ओ क्यू कितनी दे रखी है आपके, 25। तो बताना है स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, बताना है ये लंबाई कितनी है। अभी मैंने आपको बताया था स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कौन होता है, हमेशा 90 डिग्री का कौन होता है। ये यहाँ पर अगर 90 डिग्री कौन है, तो ये हो चुका है अभी आपके समकोण त्रिभुज। क्या हो गया ये, समकोण त्रिभुज का नियम कौन सा है, समकोण त्रिभुज का नियम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो लगाओ ये वाला क्या नियम है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना बताओ, 25 का स्क्वायर, आधार कितना है, हाँ, लंब क्या करना है, ज्ञात करना है। उसको हम पी क्यू नाम भी दे सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ पर एक्स नाम भी दे सकते हो, आपकी इच्छा है तो, या आप चाहो तो पी क्यू नाम भी लिख सकते हैं। आप चाहो यहाँ पर पी क्यू भी लिख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है पी क्यू। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 इंटू 25, 625, 7 इंटू 7, 50, इधर भेज दो माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का मान क्या आएगा, 625 माइनस 50, ये आपका एक्स स्क्वायर।
घटाओ तो क्या है घटाने पर, ये आता है आपके 576, स्क्वायर हट गया, इधर लग गया आपके वर्गमूल लग गया। इसका वर्गमूल आपको आना चाहिए, निकालो कितना है इसका वर्गमूल। तो वर्गमूल अगर याद करना है ऐसे कर सकते हो आप, कितने भाग दूर भाग जाएगा, कितनी बार है, आधा कर दो, तो ये होता है आपके 2 बार, एक बच गया तो 8 बार और 8 बार, फिर से 2 का भाग दो, 144, और 2 का भाग दो, कितना होता है 72, 72 का आधा, 36 का आधा, 18 का आधा, 9 का 3 भाग दो 3 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ पर जोड़ा बनेगा 1 नंबर बाहर। एक्स का मान कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 22। तो अगर आपको डायरेक्ट याद है तो इतना ये करने की जरूरत है, डायरेक्ट लिखो एक्स का मान 24। यदि एक बिंदु P से O, एक बिंदु P है, वहां से क्या करनी है, तो स्पर्शरेखा खींचनी है O केंद्र वाले वृत्त पर, O केंद्र वाले वृत्त पर एक बाह्य बिंदु P से हमें क्या खींचनी है, तो स्पर्शरेखा खींच, जिसका नाम है PA और PB, एक ये हो गई और एक ये हो गई। और उन स्पर्शरेखाओं के मध्य जो कोण है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, 80 डिग्री, कितना डिग्री है, 80 डिग्री है ये वाला कोण। तो हमें बताना है कि कोण POA का मान क्या होगा। तो देखो कहां पर है POA, ये रहा P, ये रहा ऐसे, ये वाला कोण, ये कोण कितना है हमें, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको ऐसे मिलाते हैं, पहले हम पूरा कोण ज्ञात कर लेते हैं, पहले हम क्या करते हैं, पूरा कोण क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं, ये वाला पहले ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, आधा कर देंगे। तो पहले हम लेते हैं यहाँ पर AOB और ये नाम है APB। तो देखो एक कौन है आपके AOB और एक है आपका APB, इन दोनों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब APB कितना दे रखा है आपके, 80 डिग्री दे रखा है, और AOB क्या करना है, हमें याद करना है। उसका उधर भेज दो, किसमें हो गया भाई, माइनस में। AOB का मान कितना हो जाएगा, 180 में से जाएगा आपके 80, कितना आ जाएगा आपके 100। ये तो हुआ यहां तक, ये वाला पूछे तो अलग बात है, लेकिन इसने ये नहीं पूछा है, इसने कौन सा पूछा है अभी आपसे, ये वाला पूछा, ये वाला। अब करना क्या होता है, देखो ये इसको से मिलाते हैं ना, तो बनते हैं 2 त्रिभुज, एक ये त्रिभुज हो गया, एक ये त्रिभुज हो गया। आपको इन दोनों त्रिभुजों को आपस में क्या करना पड़ता है, सर्वांशम करना पड़ता है। ये हो गया और एक ये वाला, इसका नाम है POB। ये देखो ये वाला इसके बराबर है क्योंकि स्पर्शरेखाएं हैं, ये वाला इसके बराबर है क्योंकि त्रिज्याएं हैं, और ये वाला इसी के बराबर, ये लाइन इधर भी काम आ रही है, इधर भी काम आ रही है, क्या हो गई कॉमन। तो आपके 3 भुजाएं लगती है, S S S नियम लगता है, तब जाके ये क्या होता है, सर्वांशम होता है। क्या होता है, सर्वांश, जो क्लास 9th में था, यार पढ़ा नहीं होगा, कोर्स से आउट ऑफ सिलेबस था, इसीलिए तो पहले वो ऐसा करना पड़ता है। ऐसा करोगे तो उसमें क्या होगा कि ये दोनों हो जाएंगे सर्वांशम, का मतलब है ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, आपके बराबर हो जाएगा। और अगर फिर आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है, कोण POA अगर आपको ज्ञात करना है, सिंपल सा है, आधा इधर आधा उधर, तो 100 का आधा कर देंगे हम, 100 का आधा कितना होता है भाई आपके 50 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा भाई आपके 50 डिग्री आ जाएगा। ये क्वेश्चन दे रखा है आपके, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा क्या होती है, समान, सिद्ध करना है हमें। पहले क्वेश्चन था ऐसे ही, उसमें क्या था, बताना है कि वृत्त के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा क्या होती है, समांतर होती है। अब समांतर होती है तो मैंने लिख दिया था ऐसे यहाँ पर इतना, वही चीज आपको वहां लिखनी है, यहाँ तो इतना सा लिखना होता है कि समांतर होती है या नहीं होती है, मैं बताना था। इसमें है कि ये समांतर होती है, तो क्यों होती है, सिद्ध करके
बताओ ये और ये समांतर क्यों होती है, सिद्ध करके बताना आपको। सिंपल देखो क्या करना है आपको, जैसे यहाँ लाइन मिला लो पहले तो, ये और ये समांतर है, सिद्ध करना है हमें। क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ये रेखा और ये रेखा क्या है आपके समांतर, ये दोनों आपस में क्या है समांतर, सिद्ध करना है। हम यहाँ लेते हैं ये कोण और ये वाला कोण, तो कोण एक का मान कितना होता है 90 डिग्री, कोण दो का मान भी कितना होता है 90 डिग्री। क्यों होता है पीछे कारण लिखना पड़ेगा आपको। त्रिज्या व स्पर्श रेखा के मध्य वाला कोण, त्रिज्या व स्पर्श रेखा के मध्य बना कोण, स्पर्श रेखा के मध्य बना कोण, सदैव 90 डिग्री होता है इसलिए। अब एक का मान भी 90 दो का मान भी, इसका मतलब हो गया कि एक और दो दोनों क्या है बराबर है। लेकिन नियम है कि जब भी कोई रेखाएं समांतर होती है तो उसके एकांतर कोण क्या होते हैं। नियम है कि अगर रेखाएं समांतर, एकांतर कोण बराबर, लेकिन उसका उल्टा भी होता है, अगर एकांतर कोण बराबर तो रेखाएं क्या होती है समांतर। इन दोनों को हम क्या मान लेते हैं, इनको हम एकांतर कोण मान लेते हैं। इनको हम क्या मान लेते हैं, अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। नियम है रेखा है समांतर तो अंत एकांतर कोण बराबर, और अंत एकांतर कोण बराबर तो रेखा है क्या है आपके समांतर, इसका मतलब ये दोनों क्या है समांतर है। इसका मतलब है एल समांतर किसके हैं एम के, इति सिद्धम। ऐसा आपको एक वर्त है, ये रहा वो एक वर्त, और परिगत एक चतुर्भुज है। परिगत का मतलब होता है कि वर्त अंदर है और चतुर्भुज बाहर है। एक होता है अंतर्गत, एक होता है परिगत। नाम देखो परिगत चतुर्भुज, परिगत परि मतलब होता है बाहर, धन पराया बाहर का, एक होता है अंतर्गत। अगर यहाँ लिखा अंतर्गत लिखा होता तो मतलब इसको अंदर बनाते हैं हम चतुर्भुज जैसे, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एक परिगत चतुर्भुज है, चतुर्भुज बाहर है परिगत है, इसका नाम है ABCD, हमने बना दिया। और ऐसा क्वेश्चन भी है लेकिन वो थोड़ा अलग है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि सिद्ध करो इन दोनों की जोड़ इन दोनों के बराबर होती है। क्वेश्चन भी है आपके इसमें, वो क्वेश्चन भी आएगा इसके अंदर। तो यहाँ पर लिखा हुआ AB 12 है, BC 9 है, CD अगर आप 25 है तो बताओ AD का मान क्या होगा। क्वेश्चन है आपके जिसमें लिखा हुआ है कि दो ऐसे वर्त है सेम, उसमें सिद्ध करना है कि इन दोनों की जोड़ इन दोनों के बराबर होती है। क्वेश्चन भी है तो हमें उस सूत्र का ही प्रयोग करना है। हमेशा आमने सामने की जोड़ों का योग इन दोनों के जोड़ों के योग के बराबर होता है। मतलब AB और CD, नियम है AB प्लस CD बराबर क्या होता है BC और AD के बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन भी आएगा, क्या सच में होता है नहीं होता है बराबर। हमेशा इन दोनों का जोड़ इन दोनों की जोड़ के बराबर होता है। तो देखो AB कितना है बताओ 12, CD कितना है बताओ 25, आमने सामने की भुजाओं का जोड़, और BC कितना है ये वाला 9 है, और AD क्या करना है हमें याद करना है। तो देखो ये कितना होता है 33 बराबर A कितना हो गया 9, 9 प्लस AD। अगर आपको AD याद करना है तो इधर भेज दो, घट जाएगा। 33 में से 9 गए तो कितना आया 28, तो ये कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। एक वर्त है, ये रावि वर्त, वर्त के परिगत एक चतुर्भुज है, वर्त के परिगत मतलब बाहर एक चतुर्भुज है, हो गया चतुर्भुज, इसका नाम है ABCD खींचा गया है और चित्र में आपको बताया हुआ ये रहा चित्र इसका। और हमें सिद्ध करना है ये वाला, ये सिद्ध करना है AB प्लस CD बराबर होता है AD प्लस BC, मतलब कि इन दोनों का जोड़ इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है। ये हमें क्या करना है सिद्ध करना है, हमें करना है अभी सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है हमें AB, चित्र बनाना है तो आपको
एग्जाम्पल के लिए जैसे दे देना आप उत्तर चित्र बनाओ और जो हमें सिद्ध करना है वो लिखना है। दिया हुआ कोई खास है नहीं, परिगत चतुर्भुज दे रखा है, ऐसा लिख सकते हो आप। ए बी प्लस सी डी बराबर क्या लिखा हुआ है, ए डी प्लस बी सी डी। ये हमें सिद्ध करना है और सवाल में क्या दिया हुआ है आपके लिए, तो दिया हुआ भी आप लिख सकते हो। ए बी सी डी क्या है, एक परिगत चतुर्भुज। क्या है, एक परिगत, वो भी वर्त के परिगत लिख सकते हो, वर्त के परिगत चतुर्भुज ये दे रखा और ये उत्तर आपको लाना है। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं उत्तर से। तो उत्तर में हमें यहाँ पर लिखना है उत्पत्ति, सब उत्तर में ही है आपके। चित्र भी बनाना है, सिद्ध करना क्या है वो भी लिखना है, क्या दिया हुआ है वो भी लिखना है और उत्तर में यहाँ लिखेंगे उत्पत्ति। अब देखो नियम है कि केंद्र के बाहर जो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं वो हमेशा क्या होती है, बराबर। ये आपका देखो सर्कल है और ये एक पॉइंट है, ये भी स्पर्श रेखा और ये भी स्पर्श रेखा, ये दोनों आपस में क्या होती है, बराबर। वर्त के बाहर कोई पॉइंट लेते हैं, वर्त के बाहर क्या लेते हैं, कोई भी एक पॉइंट, मान लो ये पॉइंट है बी पॉइंट, तो ये और ये स्पर्श रेखा क्या होगी, हमेशा बराबर। वैसे इधर है, हमने एक पॉइंट लिया बाहर, तो ये और ये आपस में क्या हो गया, आपके बराबर। मतलब ये इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, तो ये वाली इसके बराबर है। क्यों है बराबर, कारण क्या लिखोगे आप, ये क्या है, सब वर्त की क्या है, स्पर्श रेखाएं। वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं सदैव हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एपी और एस क्या होगा आपके बराबर, तो हम यहाँ लिखा है एपी और एस क्या होगा भी आपके बराबर। देखो एपी और एस क्या है भी आपके बराबर। ये दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि वर्त की स्पर्श रेखा है। वर्त के बाहर कोई पॉइंट लो, लाइन खींचो, तो ये भी क्या है, इसकी स्पर्श रेखा। तो बीपी और बीक्यू क्या है आपके बराबर। हम यहाँ लिखेंगे बीपी जो है वो आपके बीक्यू के क्या है, बराबर। फिर ये और ये भी बराबर, लेकिन नाम से ही लिखना है एक बार कि पी नाम इधर आ चुका है, एस उधर आ चुका है, क्यू उधर आ चुका है, तो जो नाम आ गया वो उधर जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो ये सी क्यू और सी आर है, तो अब यहाँ पर क्या है कि देखो क्यू और आर के अब ये तो किधर भी लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है, पी इधर है उधर भी है, लेकिन पी देखो एक बार इधर आ गया तो इधर ही है, एस उधर है तो उधर ही है। तो ये नाम लिखना है ना, सी आर सी क्यू, तो क्यू किधर है, उधर है ना, तो हमें लिखना है सी आर और सी क्यू। फिर आते हैं इधर, ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर, डी आर और डी एस। तो हम लिखेंगे यहाँ पर डी आर जो है वो किसके बराबर है, डी एस के बराबर है। तो एस आ गया एक तरफ, क्यू आ गया एक तरफ, पी और आर आ गया आपके एक तरफ। अब ये सब बराबर क्यों है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो क्योंकि ये सभी क्या है, स्पर्श रेखाएं। वर्त की स्पर्श रेखाएं सदैव क्या होती है, बराबर। तो ये दोनों बराबर क्यों है, कारण लिख सकते हैं, स्पर्श रेखाएं। अब हम क्या करेंगे, इधर वाला इधर जोड़ेंगे, उधर वाला उधर जोड़ेंगे। तो हमें यहाँ लिखना है सभी को जोड़ने पर, सभी को जोड़ने पर, सबको जोड़ना है, आप सबको जोड़ो। तो देखो इधर वाला इधर जोड़ना है, उधर वाला उधर जोड़ना है। पहले इनको जोड़ते चारों को, तो क्या आ जाएगा आपके, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस सी आर। और ध्यान रखना मैंने जोड़ते समय देखो पी पास में लिखा, उसमें आर पास में लिखा, उधर हमें एस पास में लिखना और क्यू पास में लिखना है। तो क्या लिखोगे आप, ए एस प्लस डी एस प्लस सी क्यू और बी क्यू सी क्यू दोनों लिखना है, बी क्यू प्लस सी क्यू। आगे भी लिखने कुछ नहीं होता है, जैसे मैं लिख दूं 4 के साथ 5 लिखूं या 5 के साथ, कोई फर्क पड़ने वाला, चारों को जोड़ना है मुझे। तो अब चारों को किसी को कहीं पर भी लिख सकता हूँ अपनी सुविधा के हिसाब से, जहां जैसा चाहिए ना उसके हिसाब से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इन दोनों को मिलाएंगे, एपी और बीपी को मिलाएंगे। देखो अगर मैं इसको और इसको आपस में मिला लूँ, पूरी लाइन क्या बन जाएगी, ए बी। पूरा क्या बन जाएगा, ए बी। तो ये हो गया भाई आपके ए बी। और अगर मैं सी आर और डी आर को जोड़ लेता हूँ, तो ये रहा सी आर, ये रहा डी आर। अगर सी आर डी आर जोड़े क्या बनेगा,
सी डी। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम आने के चांस रहते हैं। ए एस डी एस को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ए डी। ऐसे ही बी क्यू सी क्यू को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इसी साइड बन जाएगा। ये आ गया आपका उत्तर। सिद्ध करना है कि एक वर्त के परिगत समांतर चतुर्भुज है। वर्त के देखो एक वर्त है, उसके बाहर चारों ओर क्या दे रखा है, एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है। तो ये बोला वो समांतर नहीं है, वो क्या है, एक समचतुर्भुज है। समांतर में और समचतुर्भुज इतना सा ही फर्क है कि अगर समचतुर्भुज में तो क्या होता है, चार भुजाएं बराबर होती है, समांतर में क्या होती है, आमने सामने के बराबर होती है। तो नियम है क्लास 9 का है, लेकिन आपने पढ़ा नहीं होगा, आउट ऑफ सिलेबस होगा। में क्या है, ऐसा लिखा हुआ है, ये अगर समांतर चतुर्भुज है और उसकी ये भुजा और ये भुजा को अगर हम बराबर कर दे तो वो आपके समचतुर्भुज कहलाता है। देखो भाई, ये है आपका समांतर चतुर्भुज जिसमें ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर। एक होता है समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर। अगर आप समांतर चतुर्भुज की ये और ये भुजा को बराबर कर दे, मतलब इसको थोड़ा आगे फिर क्या कर देते ना, बराबर कर दे, बिल्कुल जैसे बराबर करेंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा, आपके समचतुर्भुज बन जाएगा। तो पहले तो आपको क्या करना है कि ये और ये भुजा को बराबर करना। अगर आपने इन दोनों को बराबर कर दिया तो क्या कहलाएगा, आपके समचतुर्भुज कहलाएगा। कैसे करते हैं, देखो 90% तो यही है जो मैंने अभी करवाया, तो करवाया ना, 90% तो वही है, बस एक दो लाइन आपके एक्स्ट्रा है। वापस देख लो एक बार ताकि समझ में आ जाएगा आपके। यहां पर मैं नाम लिख देता हूं ए बी सी डी, और ये हो गया, ये पॉइंट कहलाएगा आपका पी पॉइंट, ये कहलाएगा आपका क्यू पॉइंट, ये कहलाता है आर पॉइंट, और ये कहलाता है आपके एस पॉइंट। तो सबसे पहले देखो सवाल में दिया हुआ, सवाल में क्या दिया हुआ है भाई, आपके ए बी सी डी क्या है, एक क्या समान चतुर्भुज क्या दे रखा है, लिखा हुआ ना समान चतुर्भुज है, सिद्ध करना है कि सम चतुर्भुज है। हमारे पास ए बी सी डी क्या दे रखा है, एक समांतर चतुर्भुज, जिसका मतलब होता है आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर। मतलब ए बी जो है वो सी डी के बराबर होती है, एवं ये वाली इसके बराबर होती है अगर समान चतुर्भुज है, जिसका मतलब होता है पी सी जो है वो ए डी के बराबर होती है। ये समान चतुर्भुज नियम है। लेकिन हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कि समांतर नहीं है, ये समचतुर्भुज है। हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी जो है एक क्या है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर। जिसकी चारों भुजाएं बराबर उसे कहते हैं समचतुर्भुज। अगर आपने चारों भुजाएं बराबर कर दी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी कर दिया, तो क्या कहलाएगी, आपके समचतुर्भुज कहलाएगा। तो देखो उत्पत्ति मतलब उत्तर स्टार्ट, ये जो मैंने लिखा ना अभी सब क्वेश्चन में था वो लिखा मैंने। इसने बोला परिगत चतुर्भुज बना दिया, क्या दे रखा है ये भी लिख दिया, और क्या सिद्ध करना है ये भी लिख दिया। ये सब उत्तर के अंदर ही आते हैं आपके। और अब लिखना है आपको उत्पत्ति। उत्पत्ति में आपको स्टार्ट करना है, उत्पत्ति मतलब होता है प्रूफ, सबूत, सबूत देना कि ये इसके बराबर है कि नहीं है। तो पहला काम तो वही है, 90% क्वेश्चन वही है। क्या करना है आपको, ये और ये बराबर है, कारण क्या है, स्पर्श रेखा है। एपी किसके बराबर है, ए एस के। तो हमें यहाँ पे लिखना है एपी जो है वो आपके ए एस के बराबर है, कारण क्या है, वर्त की स्पर्श रेखा है। हट दे, ये और ये भी क्या है, आपके बराबर, कारण क्या है, स्पर्श रेखा है। क्या नाम है, बीपी बराबर बीक्यू। फिर ये दोनों आपस में क्या है, आपके बराबर है, सी क्यू और सी आर, लेकिन क्यू उधर है, तो सी आर बराबर क्या हो जाएगा, सी क्यू। फिर ये दोनों डी आर बराबर क्या हो जाएगा, डी डी एस। ये सब आपस में बराबर क्यों है, कारण क्या हो जाएगा, ये सभी वर्त की क्या है, स्पर्श रेखा। थ्योरम भी है एक 10.2 थ्योरम, उसमें लिखा हुआ है प्रमेय नंबर 10.2 प्रमेय, उसमें लिखा हुआ है कि वर्त के बाहर स्थित कोई बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो सदैव क्या होगी, हमेशा बराबर होगी। अब हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ने पर, सभी को जोड़ने पर
जोड़ो सबको, इधर इधर जोड़ेंगे, इधर वाला उधर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा भाई आपके AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, उधर AS प्लस DS प्लस PQ प्लस CQ। लेकिन नाम के साथ लिखना है, इसको इसके पास लिखना है, इसको इसके पास लिखना है, अभी बताया था आपको सेम वापस से। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा AB, इनको जोड़ें क्या बनेगा CD, इनको जोड़ें क्या बनेगा AD, अभी बताया था पूरा। यहां से लेना AP BP बराबर AB, इधर BC, फिर ये CD है, ऐसे बनता है, लिख दिया। अब आगे देखो यहाँ पर आना है, AB और CD क्या है आपके बराबर है, और BC और AD क्या है आपके, हमें ये वाला नियम यहाँ पर काम में लेना है। यहाँ पर काम लेने क्या लिखो, देखो ध्यान देना भाई, AB और CD बराबर है, AB दोनों बराबर है ना, तो दोनों की जगह हम एक नाम लिख सकते हैं, या तो लिखो दोनों जगह AB, या क्या लिखो CD, दोनों बराबर है ना, ये दोनों बराबर है तो इन दोनों की जगह अपना नाम चेंज कर सकते हो। तो मान लो कि मैंने ठान लिया कि मुझे तो AB लिखना है, इधर भी क्या लिखेंगे हम AB, दोनों बराबर है ना, तो इसका नाम चेंज कर सकते हैं। जब भी दोनों बराबर हो इसको हटाकर इसका नाम लिखो, या इसको हटाकर इसका नाम लिख सकते हो। ये BC और AD बराबर है तो दोनों जगह हम एक नाम लिख सकते हैं, तो क्या लिखोगे, BC लिखना है, चलो BC प्लस, अब यहां पर देखो AB कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया है आपके AB, और 2 बार हो चुका है BC। अब दोनों तरफ देखो दो दो, दोनों तरफ कॉमन आ गए, कॉमन आ गए, क्या करेंगे दोनों को काट देंगे, देखो 2 से 2, अब क्या बचा इधर AB और BC बचा हुआ है। अब देखो ध्यान देना भी, इसको तो मान लो आप इक्वेशन नंबर कौन सा, ये वाला, इसको तो मान लो नंबर 1 और इसको मान लो नंबर, हमें यहाँ लिखना है समीकरण नंबर 1 व 2 से, ध्यान देना भी, बताओ AB किसके बराबर है CD के, हमें यहाँ लिखना, देखो ध्यान देना AB किसके बराबर है CD के। अब वहां पर आप देखो AB किसके बराबर है, AB CD के भी बराबर है, और AB किसके बराबर है BC के भी बराबर है, और BC किसके बराबर है, हो गए बराबर, ये इसके बराबर, फिर ये BC के बराबर, और BC AD के बराबर, और जिसकी चारों साइड बराबर वो क्या होता है समचतुर्भुज। तो हम लिख सकते हैं ABCD क्या होगा, एक समचतुर्भुज होगा। इतनी सिद्धम सिद्ध कीजिए, हमें क्या सिद्ध करना है, वर्त के परिगत एक चतुर्भुज है, तो पहले आपको एक वर्त बनाना है, उसके बाहर चारों ओर क्या बनाना है, चतुर्भुज बनाना है, जो आपको वर्त को चारों मतलब 4 जगह टच करना चाहिए, चारों भुजाएं आपस में टच करनी चाहिए। अब क्या कैसे बना सकते, मर्जी आए तो बना सकते हो आप। इसमें लिखा हुआ है कि इसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं मतलब ये भुजा यहाँ पर और ये भुजा यहाँ पर जो कोण बनाएगी, वो कोण कैसे होंगे भाई आपके समपूरक होंगे। कैसे कोण होते हैं, समपूरक का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, एक होता है पूरक और एक होता है समपूरक। समपूरक मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है। तो देखो क्या करना है आपको, ये बोल रहा है कि सम्मुख भुजाओं से केंद्र पर कोण बनना है, सम्मुख भुजाओं से कहाँ कोण बनाना है, केंद्र पर। जैसे यहाँ पर देखो ये भुजा ले ली मैंने, सम्मुख भुजा बोली है, अगर मैंने यहाँ पर AB लिखा तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, CD पर ध्यान देना है। तो देखो मान लो ये भुजा ली मैंने, कौन सी ले ली मैंने, AB भुजा ले ली, AB। अब मुझे कौन सी लेनी है, CD भुजा लेनी है। तो यहाँ पर देखो कोण बन रहा है, कौन सा कोण बन रहा है, देखो ध्यान देना, एक कोण तो बन रहा है ये वाला, और एक कोण बन रहा है सम्मुख भुजाओं से केंद्र पर कोण बन रहा है। सम्मुख भुजा मतलब एक भुजा ये न एक भुजा ये, यहां से भी केंद्र पर कोण बन रहा है और यहां से भी केंद्र पर कोण बन रहा है, और ये दोनों कोण जो क्या है वो समपूरक है। समपूरक मतलब हो गया जिनका जो जोड़ है वो कितना होता है 180। मतलब हमें दिया हुआ क्या है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक परिगत चतुर्भुज। ABCD क्या है, ABCD एक वर्त के परिगत है, एक वर्त के क्या दे रखा है परिगत चतुर्भुज है।
ये तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है भाई, दिया हुआ है, ये गिवन है, दिया हुआ है, और हमें करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सम्मुख भुजाओं से केंद्र पर बनने वाला कोण क्या होता है? समपूरक। मतलब इन दोनों का जोड़ कितना होगा? 180। मतलब ये वाला कोण का नाम है AOB और ये वाला कोण का नाम है COD। इन दोनों की जोड़ कितनी होती है भाई? 180। आप चाहो तो इधर से भी ले सकते हो, AOD और ये वाला भी, तो पूरा कितना होता है? 360। 180 इधर आ गया तो बाकी बचा भी कितना हो जाएगा? 360। या तो आपको इन दोनों के नाम लिखने हैं या फिर आपको इन दोनों के नाम लिखने हैं। मुझे ये याद करना है कि इन दोनों की जोड़ 180 होती है, ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। अब ध्यान लगाओ, इधर देखो, अब हमें क्या करना है? इनको मिलाना है ऐसे, यहाँ पर कोई पॉइंट होगा उसको ऐसे मिलाना है। ऐसे मिलाना है, मिलाओगे तो यहाँ पर तो कोण के नाम आएंगे। हमें ज्यादा ध्यान किस पर देना है? ये वाला कोण और ये वाला कोण। जैसे मान लो मैंने इसको दे दिया नंबर 1, इसको दे दिया नंबर 2, ये हो गया नंबर 3, ये हो गया नंबर, बाकी जो बचे हैं उसको हम दे देते हैं नंबर 5, 6, 7 और ऐसे नाम दे सकते। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों को बराबर करना है, फिर इन दोनों को बराबर करेंगे, फिर इन दोनों को बराबर करेंगे, इन दोनों को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए आप क्लास 9th का नियम लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो P, Q, R और S लिख देता हूँ। मुझे क्या करना है कि इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांशम करना है, जो क्लास 9th में था, वो सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस था, इसलिए अब समझाना बहुत खराब काम है। ये और ये दो त्रिभुज क्या है अभी आपके? सर्वांशम है। कैसे सर्वांशम है? हमें सिद्ध करके बताना पड़ेगा कि ये और ये दोनों क्या है? सर्वांशम। मतलब होता है त्रिभुज की हर चीज में एकदम बराबर, उसे बोलते हैं सर्वांशम। तो दो त्रिभुज है, एक का नाम है ये, एक का नाम है ये। तो देखो ध्यान देना भाई, स्टार्ट करते हैं उत्पत्ति से। इधर ध्यान लगा लो पूरा, मैं गलती करूंगा यहाँ पर, इधर ध्यान लगा लो सामने। ये दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांशम है नहीं, हमें पहले बनाने पड़ेंगे। सर्वांशम मतलब होता है हर चीज में बराबर। तो आपको कोई भी 3 नियम लगाने, या तो लगाओ SS या लगाओ RHS, ASA, कोई भी एक नियम लगा सकते हो। तो दोनों क्या करेंगे? हम सर्वांशम करेंगे। एक का नाम क्या हो गया है? AOS और एक का नाम हो गया है AOP। तो देखो ध्यान देना भाई, हम ले रहे हैं त्रिभुज एक का नाम ले रहे हैं AOS एवं एक का नाम ले रहे हैं हम यहाँ पर AOP। इन दोनों त्रिभुजों को आपस में क्या करेंगे? सर्वांशम करेंगे, हर चीज में बराबर। सर्वांशम के लिए बहुत सारे नियम लगते हैं, SS, कोई भी नियम लगा दो। 3 तो भुजाएं होती है और 3 ही कोण होते हैं त्रिभुजों के अंदर। अगर इसकी 3 भुजाएं इसकी 3 भुजाओं के बराबर हो गई तो SS नियम लगेगा। 2 भुजाएं एक कोण है तो SAS लगेगा। कोई नियम लगाना है, लेकिन ध्यान रखना भी इसमें एक भुजा एक साइड का होना बहुत जरूरी है, एक साइड कंपल्सरी होना बहुत जरूरी है। इधर ध्यान लगा ले, ये दो त्रिभुज है। पहला देखो, मैंने आपको पहले बताया था ना ये और ये बराबर है, बताया था। APS क्या है आपके? बराबर। यहाँ पर नाम भी चेक करना है। देखो यहाँ पर पहला और लास्ट नाम है, तो यहाँ पर भी पहला और लास्ट नाम ही होना चाहिए। तो क्या लिखोगे यहाँ पर आप? AS जो है वो किसके बराबर है? AP के बराबर। S इधर है, तो लिखेंगे। ये दोनों बराबर क्यों है? क्योंकि दोनों ही वर्त की क्या है? स्पर्श रेखा है। हमें 3 चीजें बराबर करनी है, लेकिन तीनों चीजें विद कारण, कारण बताते हुए कि ये दोनों बराबर क्यों है। फिर देखो इन दोनों त्रिभुजों के अंदर ये भुजा ऐसी है जो दोनों में काम आ रही है। देखो इधर भी काम आ रही है और इधर भी। ये देखो AO नाम इधर भी है, AO नाम इधर भी है, नाम भी मैच होना चाहिए। ये पहला और दूसरा नाम है तो ये भी पहला और दूसरा नाम है। ये दोनों बराबर क्यों है? क्योंकि ये क्या है? उभयनिष्ठ है। मतलब कॉमन, इधर भी काम आ रहा है, इधर भी। इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन साइड। जो दोनों के अंदर से बोलते हैं कॉमन, उसको हिंदी में बोलते हैं क्या? उभयनिष्ठ। दूसरा, तीसरा और बताओ, 2 तो हो गए हमारे, एक और बताओ। तो ये और ये SO और PO कौन है? SO और ये देखो SO और PO, एक का नाम है SO और एक का नाम है PO। ये दोनों बराबर क्यों है? केंद्र से यहां तक की दूरी जो है ना उसको बोलते हैं त्रिज्या। ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, ये तो क्या है? त्रिज्या है। ये क्या है आपके?
त्रिज्याएं। तो नियम क्या लग गया, 3 भुजाएं आ गई, भुजा को बोलते हैं साइड और कोण को बोलते हैं एंगल, वहां ए लगाते हैं, तीनों भुजा आ गई। बताओ नियम क्या लग गया आपके, एस 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 से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ एस सर्वांशम है त्रिभुज ए ओ पी के। सर्वांशम मतलब हो गया कि 3 चीजें बराबर हो चुकी है, तो बाकी तीनों चीजें क्या होगी भी आपके ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी। 3 चीजें अगर आप बराबर करते हो, 3 नाम बताया मैंने, 3 तो भुजाएं और 3 होते हैं कोण। आप कोई भी 3 नाम यहां लेके आ जाओ विद कारण बताते हुए क्यों है बराबर, कारण बता दो। बाकी के 3 नाम आप लिख सकते हो यहाँ पर, कौन से लिख सकते हो, कोण ए के बराबर है, ओ के बराबर है और एस पी के बराबर है। ओ के बराबर मतलब इस त्रिभुज का कोण ओ ये है, इस त्रिभुज का कोण नंबर ओ ये है, वो मतलब ये दोनों कोण। तो एस तो यहाँ आता है, ए आता है इधर और ये वाला, पी एस आता है इधर और इधर, वैसे दोनों बराबर ही 90 डिग्री कोण, और ये वाला कोण इसके बराबर, ये दोनों बराबर। कोण नंबर 1 और 6 क्या हो जाएंगे, हम लिखेंगे कोण नंबर 1 बराबर होगा कोण नंबर 6 के। इसका कारण होता है बाई सीपीसीटी। इसका मतलब देखो, सीटी का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट, हिंदी में बोलते हैं सर्वांगसम त्रिभुज, जो हमने यहाँ पर कर दिए। सीपी का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, मतलब संगत भाग। संगत भाग का मतलब क्या हो गया, संगत भाग का मतलब है कि अगर इसका नंबर 3 लिया तो इसका भी नंबर, मैंने एस और पी लिया, या फिर इसका नंबर 2 लिया तो इसका भी नंबर, तो ये ओ है ना, इसके अंदर नंबर 2 पर आ रहा है, इसमें भी कितने नंबर पर आ रहा है, 2 नंबर पर। यहाँ पर देखो त्रिभुज में ओ के बराबर, आप तो लिख सकते हो ए ओ एस बराबर है ए ओ, ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर नंबर लगाया था, नंबर लिख दिया। अब देखो 1 और 6 बराबर हो गया, आपने इन दोनों को सर्वांगसम किया तो 1 और 6 बराबर हुआ। अब इनको करेंगे तो 2 और 8, इनको करेंगे तो 4 और 7, इनको करेंगे तो 3 और 5। अब इतना कौन करे, हर एक के लिए एक बार कर दिया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम, अब यहाँ पर लिखेंगे हम इसी प्रकार जैसे हमने इन दोनों को सॉल्व करके 1 और 6 को बराबर किया है, उसी प्रकार 2 और 8 भी क्या है, हम लिखेंगे इसी प्रकार 2 और 8 क्या है आपके बराबर, और 4 और 7 भी आपस में क्या है, या फिर 3 और 5 भी क्या है, 3 और 5 क्या होगा बराबर। उसी प्रकार एंगल 4 और 7 भी क्या होगा बराबर। इतना हर एक में करना पड़ता है, लेकिन हम इतना ले रहे डायरेक्ट इसी प्रकार, सब बराबर हो बराबर। अब हमें देखो ध्यान देना भी स्टार्ट में वापस से, अब वर्त के चारों ये ना अंदर पूरा कितना त्रिकोण होता है, पूरा पूरा कितना होता है 360, अंदर वर्त के चारों कितना त्रिकोण होता है, ये वाला पूरा कंप्लीट कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो नाम क्या है सबके, कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3, कोण नंबर 4, कोण नंबर 5, कोण नंबर 6, कोण नंबर 7 और कोण नंबर 8। सबकी जोड़ कितनी होती है 360 डिग्री होती है। अब हमें ज्यादा ध्यान किधर देना है, ये कोण और ये कोण, मतलब ये कोण के अंदर 1 और 2 है, और इसमें कौन सा कोण है 3 और 4। हमें 1 2 3 4 रखना है, इनको रखने की जरूरत है, हटाएंगे कैसे हटाएंगे, यहां से नाम लेकर देखो, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का, अब इनके नाम हटाने हैं आपको। मुझे ज्यादा जरूरत किसकी है, 1 2 3 4 की जरूरत ज्यादा है। तो देखो 1 के बराबर क्या है 6, और 6 के बराबर क्या है 1, तो जहां पर आपके देखो 5 के बराबर है, 5 बराबर है 3 के, 6 बराबर है 1 के, 7 बराबर है 4 के, और 8 बराबर है 2 के, बराबर कितना हो गया 360। अब देखो कोण 1 भी 2 बार है ना, 1 बार यहाँ पर 1 बार यहाँ पर, कोण 2 भी कितनी बार है 2 बार है, कोण 3 भी कितनी बार है 2 बार है, कोण 4 भी कितनी बार है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 बार तो हो चुका है कोण 1, 2 बार हो चुका है कोण 2, 2 बार हो चुका है कोण 3, और 2 बार हो चुका है कोण, बराबर कितना लिखेंगे यहाँ पर हम 360। 2 क्या आ गया आपके कॉमन, 2 का क्या लेंगे हम, 2 को लेते हैं कॉमन, 2 कॉमन आ गए, 2 सब में हटा दो, तो क्या बचेगा पीछे बताओ, इधर बचेगा 1, इधर बचेगा 2, इधर बचेगा 3, इधर बचेगा, बराबर कितना हो गया
360। अब यहां पर थोड़ा आपको ध्यान देना है अभी। एक और दो को जोड़ूंगा तो बताओ कौन सा कोण बनेगा? AOB बनेगा। क्या बनेगा? इन दोनों जोड़ने पर क्या बनता है? AOB बनता है। 3 और 4 को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? COD। क्या बनेगा? COD बन जाएगा। और ये गुणा है तो 360 में किसका भाग देंगे हम? 2 का भाग देंगे। भाग कितनी बार जाएगा? 180। और यही हमें चाहिए था। सिद्ध करना है कि दो सकेंद्रीय वर्त है। अब सकेंद्रीय का मतलब समझ में आना चाहिए आपको। सकेंद्रीय मतलब जिसका केंद्र एक हो और वर्त जितना है उतना होता है। यहाँ लिखा हुआ 2 बनाएंगे, 5 बोला तो 5 बनाएंगे। सकेंद्रीय मतलब केंद्र एक ही होगा। मतलब यहीं से हमने ये वर्त बनाया और यहीं से हमने ये वर्त बनाया, मतलब केंद्र एक ही है। उसी को मानते हुए हमने क्या बना दिए? 2 वर्त बना दिए, छोटा एक बड़ा। अब यहाँ 2 लिखा है तो 2 बनाएंगे, 5 लिखा है तो 5 बनाएंगे। जितना लिखे उतना आपको बनाना है। इसने बोला है बड़े वर्त की जीवा। बड़े वर्त की जीवा। तो जीवा क्या होती है? जीवा मतलब ये जीवा, ये भी जीवा। मतलब बीच में कोई भी कहीं पर भी एक लाइन खींच लो। जैसे ये केंद्र है यहाँ पर, और ये होती है सबसे बड़ी जीवा जिसको हम बोलते हैं व्यास। प्रश्न आता है सवाल में, सबसे बड़ी जीवा को हम क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। बाकी व्यास देखो ये ना, ये जीवा छोटी बड़ी होती रहती है, आप कितनी भी छोटी बना लो। बस ये है इस किनारे से इस किनारे पर मिलने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। एक ऐसा भी आता है अगर ये जीवा देखो यहाँ तक टच कर रही है तो जीवा है, जैसे पूरा टच करके निकल जाए उसे बोलते हैं छेदन रेखा। तो ध्यान रखना है ये छेदन रेखा है और वो जीवा है। तो वर्त को पूरा बाहर नहीं आना, केवल वर्त के अंदर कहीं रहेगी। तो ये बोल रहा है कि बड़े वर्त के लिए जीवा होनी चाहिए और छोटे वर्त के लिए क्या होनी चाहिए? स्पर्श रेखा होनी चाहिए। देखो ध्यान दो भाई, हमें क्या करना है? छोटे वर्त के लिए बनानी जीवा, बड़े वर्त के लिए क्या बनानी है? बड़े की जीवा है और छोटे क्या दे रखी है? स्पर्श रेखा। ये देखो ये जीवा ऐसी है तो देखो इसको तो टच कर रही है, इसको ऐसे। तो आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे मिला लो, तो मिला लो ऐसे। तो क्या हो गया? देखो ये क्या है? बड़े वर्त की तो क्या है? जीवा। इधर ध्यान लगा ले फिर। बड़े वर्त की क्या दे रखी है? जीवा। और छोटे वर्त की क्या दे रखी है? स्पर्श रेखा। तो दोनों चीज इसके अंदर आगे मिक्स ये दे रखा आपके। अब हमें क्या करना है? सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु पर क्या होती है? समद्वि बांधी होती है। मतलब यहाँ जो स्पर्श बिंदु है ना, ये वाला, यहाँ पर ये 2 भागों में बढ़ जाती है। मतलब ये भाग और ये भाग क्या है आपका? बराबर। ये क्या करना है? अभी हमें सिद्ध करना है। नहीं पढ़ना होते मन कर दो, दिमाग लगा लो। देखो इन तरीकों के साथ लिख रहा है। देखो तो सकेंद्रीय वर्त पहले के सवाल में दिया हुआ, बताओ सवाल में क्या दिया हुआ है? 2 सकेंद्रीय वर्त दे रखे। क्या दे रखे हैं? 2 सकेंद्रीय वर्त दे रखे। और हमें सिद्ध करना है कि बड़े वर्त की जीवा छोटे वर्त की जो स्पर्श रेखा है वो स्पर्श बिंदु पर क्या हो रही है? समझ। मतलब ये भाग और ये भाग क्या है आपका? बराबर। तो मान मैं देखो यहाँ पर नाम देता हूं A, B और ये C। तो हमें करना है, सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है? ये और ये बराबर, AC बराबर BC। ये क्या करना है? आपको सिद्ध करना है कि ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या है? बराबर है। तो देखो थोड़ी इतना करेंगे हम। देखो इसको ऐसे मिलाते हैं, फिर इसको ऐसे मिलाते हैं, यहाँ पर ऐसे मिला, और ये हो गया केंद्र O। क्या होगा? केंद्र O हो गया। अगर आपको इन दोनों को बराबर करना है, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में किया था, कितना सा किया था ना, यहाँ पर दोनों बराबर हो गए थे। तो ऐसे CPCT से करना है सेम आपको। तो सेम इस तरीका ही आपको अपनाना है। तो हमें अगर इन दोनों को बराबर करना है तो उसके लिए हमें इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना पड़ेगा? सर्वांशम करना पड़ेगा। सर्वांशम मतलब होता है हर चीज में बराबर। तो आपको जो सिद्ध करना है ना वो ऊपर मत लिखना, तो सिद्ध करना है वो कहाँ लिखना है? CPCT में। कहाँ लिखना है? बता रहे हैं CPCT में। जो चीज आपको सिद्ध करनी होती है तो वो यहाँ लिखते हैं। हमें ऐसे सर्वांशम करना है सेम, कारण बताने हैं 3, और यहाँ पर जो सिद्ध करना है वो आपको यहाँ पर आना चाहिए। तो देखो 2 त्रिभुज है,
एक का नाम एओसी और एक का नाम बीओसी, दो त्रिभुज है, दोनों को लेना है, दोनों को हमें क्या करना है, सर्वांग करना है। हम लेते हैं यहाँ पर उत्पत्ति, इधर नजर लगा लो, दो त्रिभुज है, दो, एक का नाम क्या है एओसी और एक का नाम है बीओसी, तो क्या हो जाएगा, देखो त्रिभुज एओसी एवं त्रिभुज बीओसी से हमें टोटल 3 चीजें बराबर करनी, एक भुजा होनी चाहिए, एक भुजा तो कंपल्सरी, दो हो तो अच्छी बात है, एक, दो या 3 भुजाएं होनी जरूरी है, इसमें ध्यान रखना है। देखो स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से बराबर है बताओ। एक तो ये भुजा ऐसी है जो इधर भी काम आ रही है और इधर भी काम आ रही है, सीओ सीओ भी लिख सकते हो, तो लिख सकते हैं यहाँ पर सीओ किसके बराबर है, सीओ, ये कॉमन है, देख लो इधर भी सेकंड और थर्ड पर आ रही है और इधर भी सेकंड, और ये पहला दूसरा तीसरा नाम है, इधर भी लास्ट में 2 नाम है, इधर भी लास्ट में 2 नाम मिल रहे हैं, मैच, ये भी मैच होना जरूरी लिखते समय, तो ये दोनों बराबर है। कारण क्या लिखने वाले हो आप, ये बोलते हैं उभयनिष्ठ, मतलब होता है कॉमन, पीछे कारण जरूर लिखना, ऐसे ही मन से मत लिखना भाई, कारण जरूर लिखना। दूसरा किसके बारे में बताओ, ये 90 डिग्री, ये वाला और ये वाला, और 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि स्पर्श रेखा है, नियम बता रखा है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य सदैव कितना डिग्री कोण होता है, 90 डिग्री कोण होता है, ये और ये 90 डिग्री कोण है, कौन सा, सी कोण 90, तो सी को बीच में लेके आओ, ऐसे क्या आ जाएगा, कोण ए सी ओ बराबर होगा कोण बी सी ओ के, कारण क्या है 90 डिग्री। आप चाहो तो लिख सकते हो पीछे, त्रिज्या व स्पर्श रेखा के मध्य बनने वाला कोण सदैव 90 डिग्री होता है। तीसरा नाम और क्या है, एओ किसके बराबर है बताओ, एओ और बीओ, देखो यहाँ पर तो आगे के 2 नाम, ये भी आगे के 2 नाम, बताओ एओ किसके बराबर है, कारण बताओ, एओ बीओ बराबर क्यों है, क्योंकि ये बड़े वर्त की त्रिज्या है, देखो ये बड़ा वर्त है और केंद्र से यहां तक क्या कहलाती है, त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है और ये भी, ये बड़े वर्त की त्रिज्या है, एओ और बीओ, ये क्या है आपके, लिख सकते हैं बड़े व्रत की त्रिज्या है, ये क्या है, बड़े व्रत की त्रिज्या है। बताओ यहाँ पर देखो कौन सा नियम लगे, 2 तय भुजा और एक आया है कोण, तो यहाँ पर नियम लगता है एस ए एस, एस मतलब भुजा, ए मतलब कोण, 2 भुजाएं कोण है, इसकी जगह आप ये नियम भी लगा सकते हो, क्या लगा सकते हैं, आरएचएस भी लगा सकते हैं। अब आरएचएस कब लगता है, ध्यान देना भाई, दोनों ही राइट है, कैसे, तो आर कब लगता है, आर का मतलब हो गया 90 डिग्री कोण, हमने लिया 90 डिग्री कोण। एच का मतलब होता है कर्ण, एच का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, देखो आर का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल, हिंदी में बोलते हैं समकोण, ये समकोण आया। फिर एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस, इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं कर्ण। 90 के सामने वाली साइड का नाम आया क्या यहाँ पर, देखो ये रहा, ये दोनों है ना 90 के सामने वाला नाम। तीसरा एस है, मतलब इन दोनों के अलावा 90 डिग्री और कर्ण के अलावा और कोई भुजा आई है तो उसको हम बोलते हैं एस बोलते हैं। तो ये लगाओगे तो भी चलेगा, ये लगाओ तो भी चलेगा। इस नियम से हम कह सकते हैं कि हमारा त्रिभुज ए ओ सी सर्वांग सम है बी ओ सी के। अगर सर्वांग सम है तो उसके संगत भाग क्या होंगे, संगत भाग मतलब जो नंबर 1 3 पर है वही नंबर इधर भी 1 3, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए सी जो है वो बी सी के बराबर होगा। क्यों होगा, कारण क्या लिख सकते हो, बाई सी पी सी टी। सीपी का मतलब ऐसे भाग लेने जो इधर से लिया वही उधर से लिया, तो मैंने लिया नंबर 1 3, इधर भी क्या है नंबर 1 3। सीटी का मतलब होता है सर्वांगसम, जब भी ये सर्वांगसम होंगे तब यहाँ से आप नाम ले सकते हैं। और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। आप लिख सकते हो लास्ट में कि स्पर्श बिंदु जीवा का क्या करते हैं, समद्विभाजन करते हैं।